नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और हमारा टॉपिक होने वाला है जीएस प्रैक्टिस सेट। आज जीएस के प्रैक्टिस सेट में हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री, और हिस्ट्री के तीनों पोर्शन, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। इन सब बनने वाले सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में है उन्हें पढ़ने वाले हैं विस्तार पूर्वक। ठीक है, तो आप जुड़े रहो। अपने नंबर काउंट करना कितने नंबर बनते हैं और देखना कि अगर हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट करें तो कितने क्वेश्चन बनते हैं। शुरू कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, गुप्त युग किसके द्वारा और कब प्रारंभ हुआ था। गुप्त वंश का क्वेश्चन है, इसका मतलब है गुप्त वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 275 ईसा पूर्व गुप्त वंश की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? श्रीगुप्त द्वारा। तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। ठीक है, उसके बाद जो आपको याद रखना कि गुप्त वंश जो उत्तर भारत का सबसे मजबूत वंश बनता है, इसकी स्थापना कहां की गई थी? तो कहना उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में गुप्त वंश की स्थापना की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? श्रीगुप्त द्वारा की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुप्त वंश या गुप्तों की भाषा क्या थी। तो गुप्तों की भाषा संस्कृत थी। ठीक है, याद रखना। उसके बाद अगर पूछा जाए इनकी राजधानी, तो राजधानी पाटलिपुत्र थी। ठीक है, राजधानी क्या थी इनकी? पाटलिपुत्र। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं जो दिया गया है, एक चंद्रगुप्त जो प्रथम होता है उसकी पुत्री होती है जिसका नाम है प्रभावती। क्या नाम है? प्रभावती। इसका एक ताम्रपत्र लेख है जिसे बोलते हैं पुणे ताम्रपत्र लेख। प्रभावती के पुणे ताम्रपत्र लेख में गुप्त वंश का संस्थापक किसे बताया गया है? घटोत्कच को बताया गया है। ठीक है, किसे बताया गया? घटोत्कच को बताया गया है। इसी तरह से क्वेश्चन आता है, अगर पूछा जाए प्रभावती के पुणे ताम्रपत्र लेख में गुप्त वंश का संस्थापक किसे माना है, तो कहना घटोत्कच को माना है। जबकि घटोत्कच गुप्त वंश का दूसरा राजा है, पहला कौन था? श्रीगुप्त है। ठीक है, अगर आए गुप्त वंश का संस्थापक तो कहना श्रीगुप्त, लेकिन पूछा जाए प्रभावती के पूरे ताम्रपत्र लेख में किसे माना गया, तो घटोत्कच को माना गया है। ठीक है, याद रखना। तो ये पहला श्रीगुप्त होता है, दूसरा घटोत्कच होते हैं। और गुप्त वंश में जो सामंत राजा होते थे, सामंत अर्थात जो किसी को कर देते थे, वो एक उपाधि धारण करते थे जिस उपाधि का नाम है महाराज की उपाधि। तो गुप्त वंश में महाराज की उपाधि कौन धारण करते थे? तो कहना जो सामंत होते थे वो महाराज की उपाधि धारण करते थे। जबकि चंद्रगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त का पहला राजा होता है जो कौन सी उपाधि धारण करता है? महाराजा धीराज। महाराजा धीराज की उपाधि। महाराजा धीराज की उपाधि वो व्यक्ति धारण करता था जो किसी के सामंत नहीं होता, अर्थात जो स्वतंत्र होता हो। तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन है गुप्तों में? तो कहना चंद्रगुप्त प्रथम था। ठीक है, और चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्तों का वास्तविक संस्थापक माना गया है। ठीक है, याद रखना। उसके बाद जैसे गुप्त वंश और क्वेश्चन आएंगे, हम और पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया हमारा, हर्ष किस राजवंश से संबंधित है? हर्ष आपका पुष्यभूति राजवंश से संबंधित था। उसके बाद देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, किस शिलालेख द्वारा हमें हर्षवर्धन द्वारा बल्लभी पर विजय प्राप्त होने की सूचना मिलती है? किस शिलालेख में मिलती है? तो याद रखना नौशासी तांबा प्लेट शिलालेख में हमें इसकी जानकारी मिलती है कि हर्षवर्धन द्वारा बल्लभी विजय की गई थी। ठीक है, दो क्वेश्चन थे हर्षवर्धन का, दोनों याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, किसके शासनकाल में हुएनसांग चालुक्य राज्य के दौरे पर गया था? तो देखो हुएनसांग कहां? चालुक्य राज्य। ठीक है, चालुक्य दक्षिण भारत का एक राज्य था। एक क्वेश्चन तो ये पूछा गया किसके शासनकाल में हुएनसांग चालुक्य राज्य के दौरे पर गया था। तो ये गया था पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, क्योंकि पुलकेशिन द्वितीय वो राजा होता है जो हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर बुरी तरह से हरा देता है। ठीक है, और हर्षवर्धन की हार और पुलकेशिन द्वितीय की जीत की जानकारी कहां से मिलती है? हमें कर्नाटक में एहोल अभिलेख से मिलती है। कहां से मिलती है? एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख से हर्षवर्धन की हार और पुलकेशिन द्वितीय की जीत की जानकारी मिलती है। एहोल अभिलेख कहां पर है? तो बताना कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, इसी का दौरा करने आता है हुएनसांग, कि मैं देखना चाहता हूं कि जिस हर्षवर्धन ने उत्तर भारत का उस समय सबसे मजबूत शासक था हर्षवर्धन, जिसने हराया है वो कैसा राजा है। ठीक है, तो इससे मिलना आता है पुलकेशिन द्वितीय से कौन? हुएनसांग। एक क्वेश्चन तो इस तरह से आता है। अगला क्वेश्चन ये आता है कि हुएनसांग किसके शासनकाल में दक्षिण भारत गया था? ठीक है, तो कहना चालुक्य शासक
चालुक्य वंश था और शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय था। तो ह्वेनसांग से क्वेश्चन बनते हैं, याद रखने। जबकि ह्वेनसांग को नीति का पंडित और आधुनिक शाक्य मुनि कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, बादामी के चालुक्यों द्वारा मंदिर बनाने की विधि की कौन सी विधि विकसित की गई थी? ठीक है, अर्थात चालुक्य राजाओं द्वारा मंदिर बनाने की कौन सी विधि प्रारंभ की गई थी? तो ये याद रखना, ये विधि थी आपकी बेसर शैली। क्या बोलते हैं? बेसर शैली। मंदिर बनाने की 3 शैली है, एक होती है हमारी बेसर शैली, एक होती है नागर शैली जो हमारे उत्तर भारत में देखने को मिलते हैं, एक होती है द्रविड़ शैली जो हमारे दक्षिण भारत में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो दक्षिण भारत के जो मंदिर है कौन सी शैली के हैं? कहना द्रविड़ शैली के हैं। उत्तर भारत के जो मंदिर है कहना नागर शैली के हैं। अब द्रविड़ शैली और नागर शैली का जो मिश्रण है उसे बोलते हैं बेसर शैली। ठीक है, और इसका जन्म किसके द्वारा हुआ था? कहना चालुक्य द्वारा किया गया था। ये इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं जो दिया गया है, कांचीपुरम में किसने प्रसिद्ध बैकुंठ पेरुमल मंदिर बनवाया था? तो कांची का प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम है बैकुंठ पेरुमल मंदिर, तो किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये याद रखना, ये बनाया गया था नंदी वर्मन द्वितीय द्वारा। और पूछा जाए नंदी वर्मन द्वितीय किस वंश का था? तो कहना पल्लव शासक था। कौन से वंश का था? पल्लव शासक। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इसमें दिया गया घटिका कौन थे या घटिका क्या थी? तो घटिका क्या थी? एक याद रखना उच्च शिक्षा के ब्राह्मणों की एक संस्था थी जिसे ज्ञान प्राप्त हो जाता था। तो ये घटिका उनसे क्वेश्चन पूछा करती थी। आज के समय जैसे इंटरव्यू लिया जाता था कि हाँ ज्ञान प्राप्त हो गया, तो ये घटिका जो उच्च श्रेणी के ब्राह्मण होते थे उनका इंटरव्यू लिया करते थे। और हाँ, जब इनकी बातों से, ब्राह्मणों की बातों से जिस व्यक्ति को भी ज्ञान प्राप्त हो वो सिद्ध हो जाता था, तो उसे मानते थे कि हाँ इसे ज्ञान प्राप्त हो चुका है। तो इसी वजह से घटिका बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। क्या थी? उच्च शिक्षक के ब्राह्मणों की एक संस्था थी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, हाथी गुंफा के शिलालेख किस राजा को प्रमाणित करते हैं? तो हाथी गुफा शिलालेख किससे संबंधित है? ये हमारा खारवेल से संबंधित है। ठीक है, और खारवेल किस वंश का था? तो याद रखना ये चेदी वंश का शासक था। ठीक है, अगर पूछा जाए कौन से धर्म से संबंधित था, तो ये जैन धर्म से संबंधित था। ठीक है, खारवेल। उसके बाद जो आपको याद रखना है, हाथी गुंफा अभिलेख से और क्वेश्चन आते हैं कि किस अभिलेख में हमारे भारत का नाम भारतवर्ष है? तो याद रखना हाथी गुफा अभिलेख में हमारे भारत का नाम भारतवर्ष है। और हाथी गुफा अभिलेख है किसका? तो कहना खारवेल का, जो चेदी वंश का राजा था और जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, उसके बाद उससे अलग की जो आपकी जानकारी मिलती है कि पूछा जाता है कलिंग शासक ने ठीक है मगध पर आक्रमण किया था? किस कलिंग शासक ने मगध पर आक्रमण किया था? तो कहना खारवेल द्वारा किया गया था। जबकि अशोक जब मगध का शासक था, अशोक वो उस समय कलिंग पर आक्रमण करता था, जिसका बदला कौन लेता है? खारवेल लेता है, खुद मगध पर आक्रमण करता है। ठीक है, तो जानकारी है, आपको याद रखना है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, सेन राजवंश का संस्थापक कौन था? तो सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो कहना सेन वंश का संस्थापक था सामंत सिंह। ठीक है, और सेन वंश की जो राजधानी थी, तो राजधानी इनकी थी गोड़। क्या राजधानी थी? कहना गोड़। और भाषा पूछी जाए इनकी क्या थी? तो भाषा इनकी संस्कृत थी। ठीक है, तो सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन था, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, तकोल्लम की प्रसिद्ध लड़ाई में कौन सा चोल राजा राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय से हारा था? बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है जो हमारे एग्जाम में आता रहता है, तकोल्लम का युद्ध। पहले तो ये याद रखना कि तकोल्लम का युद्ध या तकोल्लम की लड़ाई कब हुई थी? तो याद रखना 939 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो इसमें दिया गया है तकोल्लम की प्रसिद्ध लड़ाई में कौन सा चोल राजा राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय से हारा था? तो कौन हारा था? तो कहना परांतक प्रथम हार जाता है। ठीक है, अब कई तरह से क्वेश्चन बनते हैं कि तकोल्लम का युद्ध कब हुआ? 939 ईस्वी। किस किस के बीच हुआ? तो कहना आपका चोल और राष्ट्रकूटों के बीच। इसी तरह से क्वेश्चन बनता है, अगर शासक पूछे जाएंगे तो कहना राष्ट्रकूट राजा तो कृष्ण तृतीय था और चोल राजा कौन था? परांतक प्रथम था। ठीक है, तो तकोल्लम के युद्ध से क्वेश्चन आते हैं, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है महमूद गजनबी का दरबारी कवि और शाहनामा के लेखक कौन थे। ठीक है, दरबारी कवि और शाहनामा के लेखक कौन थे, तो याद रखना शाहनामा के लेखक कौन थे, फिरदौसी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो दिए गए इसमें अलबरूनी, ये भी आपके इसके दरबार में रहते थे महमूद गजनबी के, और इनकी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक आती है, पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद। क्या नाम है, किताब उल हिंद। किसकी रचना है, तो कहना अलबरूनी की है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आता है कि अलबरूनी का वास्तविक नाम क्या है, तो अलबरूनी का वास्तविक नाम था अब्बू रेहान। क्या नाम था, अब्बू रेहान किसका नाम है, अलबरूनी का वास्तविक नाम है। ठीक है, जबकि इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था, तो ये तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। ठीक है, इब्न बतूता। रहेला और सफरनामा इसकी महत्वपूर्ण पुस्तक है, इब्न बतूता की महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो कहना रहेला, और दूसरी आती है सफरनामा। रहेला और सफरनामा इब्न बतूता की महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें से कौन सा सुल्तान चौगान पोलो खेलते हुए मारा गया था, मृत्यु हो गई थी, तो बहुत आसान है, किसकी मृत्यु हो गई थी, पोलो खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का था, गुलाम वंश का था। ठीक है, उसके बाद जो आपको याद रखना है गुलाम वंश की, इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो राजधानी बनाया था, क्या बनाई थी, लाहौर को बनाया था। किसे बनाया था, लाहौर को राजधानी बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और ऐसा शासक जो कभी दिल्ली नहीं आ पाया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद नेक्स्ट आपको जो याद रखना कि कुतुबुद्दीन ऐबक कहां का रहने वाला था, तो ये आपका तुर्किस्तान का रहने वाला था। कहां का रहने वाला था, तुर्किस्तान का रहने वाला था कुतुबुद्दीन ऐबक, मूल देश इसका याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। चित्तौड़ में किसने प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ बनाया था, बहुत महत्वपूर्ण है, कीर्ति स्तंभ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये बताना आपको चित्तौड़ में प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ किसने बनाया था, तो ये तो बहुत आपने सुना होगा, किसने बनाया था, राणा कुंभा ने बनाया था। लेकिन बनाया किस खुशी में था, तो कहना मालवा विजय के बाद। ठीक है, मालवा विजय के बाद राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ बनाया था, और उस समय जो मालवा के शासक थे उनका नाम था महमूद खिलजी। महमूद खिलजी को हराकर राणा कुंभा ने चित्तौड़ में प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ बनवाया था। तो कीर्ति स्तंभ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं जो हमारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है मदुरै की सल्तनत का संस्थापक कौन था, या मदुरै की सल्तनत का संस्थापक कौन था, तो याद रखना अलाउद्दीन एहसान था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। बलबन का वास्तविक नाम क्या था, तो बलबन का वास्तविक नाम था उलूग खां। क्या नाम था, उलूग खां। दल चालीसा का अंत किसके द्वारा किया गया था, तो बलबन के द्वारा किया गया था। गुलाम वंश में सबसे बदसूरत शासक कौन था, तो बलबन था। उसके बाद किसने नाच गाने पर या नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था, बलबन। ठीक है, लेकिन एक त्योहार लाता है ये नवरोज का त्योहार, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो बलबन द्वारा ही प्रारंभ किया गया था। लोहा रक्त की नीति किसने अपनाई थी, गयासुद्दीन बलबन ने ही अपनाई थी। ठीक है, तो याद रखना इसका वास्तविक नाम पूछा, तो वास्तविक नाम क्या है, उलूग खां इसका वास्तविक नाम था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। किस महान मुगल ने भारत में तंबाकू प्रारंभ किया था, तंबाकू की प्रारंभ कराई। ठीक है, तो देखो इसमें ऑप्शन दिया नहीं गया है, ठीक है, कि तंबाकू किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, जबकि तंबाकू जो मुगल शासक है जिसने प्रारंभ किया था उसका नाम है हुमायूं। ठीक है, क्या पूछा जाए मुगल काल में किस शासक ने तंबाकू की खेती प्रारंभ कराई थी, मुगल ने। लेकिन हाँ अगर होता प्रतिबंध लगाया था, तो प्रतिबंध लगाया गया था जहांगीर द्वारा। ठीक है, तंबाकू पर प्रतिबंध जहांगीर द्वारा, तंबाकू का प्रारंभ हुमायूं द्वारा। दोनों क्वेश्चन इसी तरह से आते हैं, याद रखना। ये हमारा गलत लिखा हुआ था क्वेश्चन जो हमारा प्रीवियस ईयर में हुए सब क्वेश्चन। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया गया 17वां। 17वें क्वेश्चन में दिया गया है कि जामोरिन कौन था। ठीक है, इसमें दिया गया है जैमुरीन कौन था, तो जैमुरीन कौन था, ये एक हिंदू शासक था। ठीक है,
कालीकट का एक हिंदू शासक था जयमोरिन। इसी के शासनकाल में कौन आया था? वास्को डी गामा आया था। ठीक है, और कहां आया था? कालीकट के निकट एक बंदरगाह है कप्पक डाबू, वहां पर वास्को डी गामा आया था। उसका देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें से कौन सा शिवाजी का धार्मिक गुरु था? ठीक है, कौन से शिवाजी के धार्मिक गुरु थे? तो याद रखना रामदास शिवाजी के धार्मिक गुरु थे। अगर बात कर लेते हैं राजनीतिक गुरु, तो राजनीतिक गुरु इनके स्वयं के दादा थे। ठीक है, दादा का नाम था कोणदेव। सही है, शिवाजी के राजनीतिक गुरु कोणदेव और धार्मिक गुरु कौन थे? रामदास थे। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया है? शिवाजी के बाद इनमें से कौन गोरिल्ला युद्ध विद्या में एक बड़ा पथ प्रदर्शक माना जाता था? अर्थात शिवाजी तो थे गोरिल्ला पद्धति के लिए, शिवाजी के बाद किस मराठा ने गोरिल्ला पद्धति को उच्च पायदान पर बनाया था? तो किसके द्वारा बनाया गया था? बाजीराव प्रथम द्वारा बनाया गया था, जिसे शिवाजी का उत्तराधिकारी गोरिल्ला युद्ध पद्धति को चलाने वाला बोला गया। ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद हिंदू शक्ति का अवतार किसे बोला गया? तो हिंदू शक्ति का अवतार भी बाजीराव प्रथम को बोला गया है, लड़ाकू पेशवा बाजीराव प्रथम। उसका दिल्ली पर अधिकार करने वाला मराठा, तो ये भी आ जाएगा बाजीराव प्रथम। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, कौन से गुरु को औरंगजेब ने फांसी दी थी? कौन से गुरु को औरंगजेब ने फांसी दी थी? तो गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने फांसी दी थी। चांदनी चौक के निकट औरंगजेब इन्हें फांसी दिला देता है। नाम क्या है? तेग बहादुर। और जबकि इनका वास्तविक नाम क्या आता है? तो याद रखना तेग बहादुर का वास्तविक नाम था क्या था? त्यागमन था। तेग बहादुर का वास्तविक नाम त्यागमन था। ठीक है, और एक और क्वेश्चन आता है इनसे कि किस गुरु ने औरंगजेब की धार्मिक नीतियों का विरोध किया था? तो गुरु तेग बहादुर ने ही औरंगजेब की धार्मिक नीतियों का विरोध किया था। ठीक है, जिस कारण औरंगजेब इन्हें मरवा देता है। चांदनी चौक पर जो गुरुद्वारा है वो गुरु तेग बहादुर को ही समर्पित है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें दिया गया है अलवार कौन थे? एक आता अलवार, एक होता है नैनार। तो ये क्वेश्चन है हमारा अलवार से। अलवार क्या थे? तो याद रखना अलवार थे वैष्णव संत। अलवार कौन होते थे? तो ये वैष्णव संत थे जो विष्णु को मानते थे। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, वास्को डी गामा ने भारत के किस पहले बंदरगाह का दौरा किया था? देखो इसमें जो क्वेश्चन दिया गया, वास्को डी गामा ने सबसे पहले किस बंदरगाह का दौरा किया था? आंसर तो इसमें है कालीकट। लेकिन कालीकट तो तट था। ठीक है, इस तट पर बहुत सारे बंदरगाह थे। उन बंदरगाहों में से एक बंदरगाह था कप्पक डापू। कप्पक डापू सही है, जो अब क्वेश्चन आंसर माना गया है। ठीक है, कालीकट का एक बंदरगाह था जिसका नाम है कप्पक डाबू। यहीं पर वास्को डी गामा सर्वप्रथम आया था। अगर तट पूछा जाए कौन सा, तो कालीकट। अगर कालीकट होगा तो सही है, लेकिन कालीकट के साथ अगर ये आपको ऑप्शन में मिल जाएगा कप्पक डाबू, तो ये हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कालीकट तो तट था और वहां पर एक बंदरगाह था, उसका नाम याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि वास्को डी गामा कितनी बार आया था? तो ये भारत 3 बार आया था। ठीक है, कब कब आया? तो पहले तो सबसे पहले आया था 1498, उसके बाद 1502 और फिर आता है 1524 में। तो वास्को डी गामा कितनी बार आया था? तो 3 बार आया था। और अगर पूछा जाए कि वास्को डी गामा की समाधि कहाँ है, तो कोच्चि में वास्को डी गामा की समाधि है, यहीं पर ये मर जाता है। इससे अलग जो आपको याद रखना है कि वास्को डी गामा किस जहाज से भारत आया था? इस जहाज का नाम पूछा जाता तो जहाज का नाम था गैब्रियल। गैब्रियल या गैब्रियल, ये जहाज का नाम था जिस जहाज से वास्को डी गामा भारत आया था। किस तट पर आया था? कप्पक डाबू। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। इसमें दिया गया है कंबोडिया के किस शासक ने प्रसिद्ध अंकोर वाट का मंदिर बनवाया था? ठीक है, कंबोडिया में स्थित है अंकोर वाट का मंदिर, किसके द्वारा बनाया गया था? तो याद रखना अंकोर वाट का मंदिर है सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। आपको याद रखना है, जैसे इसमें दिया गया ना द्वितीय, तो दूसरे देश में, तो याद रखना सूर्यवर्मन द्वितीय है।
ये थे। अगर पूछा जाए सूर्यवर्मन द्वितीय किस वंश से संबंधित है, या कंबोडिया का जो अंकोर वाट का मंदिर है किस वंश द्वारा बनाया गया था, तो वंश का नाम है खमीर वंश। किस वंश द्वारा? खमीर वंश द्वारा बनाया गया था। खमीर वंश के शासक थे सूर्यवर्मन द्वितीय, जिन्होंने कंबोडिया का प्रसिद्ध अंकोर वाट का मंदिर बनवाया था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 24, निजाम उल मुल्क का वास्तविक नाम क्या है? इसमें निजाम उल मुल्क का वास्तविक नाम पूछा है, तो निजाम उल मुल्क का वास्तविक नाम है चिनकिलिज खान, जो किसके दीवान थे? तो ये औरंगजेब के दीवान थे। ठीक है, चिनकिलिज खान किसके दीवान थे? औरंगजेब के दीवान थे। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है, अवध का संस्थापक कौन था? तो अवध का संस्थापक कौन था? शहादत खान है, पूरा नाम दे रखा है शहादत खान बुरहान उल मुल्क। ठीक है, तो अवध के संस्थापक कौन थे? शहादत खान। ठीक है, जबकि बाजिद अली अंतिम नवाब है अवध के। उसका दिया क्वेश्चन नंबर 26, कर्नाटक राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो कर्नाटक की राजधानी पूछिए, कर्नाटक की राजधानी क्या थी? आरकाट कर्नाटक की राजधानी थी। ठीक है, ये याद रखना, सब वो क्वेश्चन है जो हमारे प्रीवियस ईयर में है। अब कितना ही हिस्ट्री पढ़ लो, अगर प्रैक्टिस सेट नहीं करोगे तो क्वेश्चन सही नहीं बनेंगे। क्वेश्चन देखते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, बंगाल और बिहार के बीच किसने स्थायी बंदोबस्त कराया था? तो स्थायी बंदोबस्त के लिए कौन जाना जाता है? तो सभी को पता है स्थायी बंदोबस्त के लिए जाना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, तो इसी के द्वारा बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत कब होती है? 1793 स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, अगर बात करते हैं स्थायी बंदोबस्त किससे लिया जाता था, तो ये कहना जमींदारों से लिया जाता था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, हड़प्पा के सिंधु स्थल के बाद किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया? ठीक है, सिंधु सभ्यता नाम था, लेकिन सिंधु सभ्यता में खोजा गया पहला स्थल हड़प्पा था, इस कारण इसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, तो दोनों नाम है, सिंधु सभ्यता भी और हड़प्पा सभ्यता भी। सिंधु सभ्यता क्यों? क्योंकि सिंधु नदी के किनारे कुली पली थी। और हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? तो याद रखना, सिंधु सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा था, इस कारण सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया है कि किसने नाम दिया, तो नाम याद रखना डॉक्टर SR राव ने। ठीक, याद रखना। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है, किस वैदिक संहिता में भारतीय संगीत है? किस वैदिक संहिता में भारतीय संगीत है? तो संगीत की बात किसमें की गई है? तो संगीत की बात की गई है सामवेद में। ठीक है, देखो संगीत की बात किसमें की गई है? सामवेद में। बात कर लेते हैं जादू टोने की बात होती, ठीक है, सती प्रथा का उल्लेख होता तो अथर्ववेद में हो जाए, जादू टोने वशीकरण। ठीक है, सब किसमें था? अथर्ववेद में। उसके बाद गद और पद की बात करते हैं तो यजुर्वेद में, या युद्ध की बात हो जाती। और अगर बात करते हैं ईश्वर की महिमा, तो ईश्वर की महिमा हो जाती है ऋग्वेद में। ठीक है, चारों याद रखने, द्वारा बता देता हूं। संगीत की बात है, देखो सहसा संगीत और सहसा ही सामवेद। ठीक है, अथर्ववेद में जादू टोना वशीकरण, ठीक है, ये है। गद और पद की बात और युद्ध विद्या की यजुर्वेद हो जाएगा, जबकि ईश्वर की महिमा की बात कहां है? तो ऋग्वेद में। ठीक, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है, इनमें से किसमें प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सूर्य देवी गायत्री को संबोधित है? गायत्री मंत्र के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो किससे है? ऋग्वेद संहिता से। ठीक है, याद रखना। अब आपको क्वेश्चन बताना है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में? ठीक है, ये आपके लिए गिव अवे है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है 13वां। इसमें दिया गया है तोलका पीएम। तोलका पीएम ये क्या है? तो तोलका पीएम तमिल व्याकरण की एक किताब है। ठीक है, याद रखना, तमिल से संबंधित है। तोलका पीएम तमिल व्याकरण की एक किताब है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया गया है, कौन से मगध शासक ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र बनाई थी? ठीक है, किसने राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र बनाई थी? तो याद रखना है किसके द्वारा बनाई गई थी?
उदयन द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, जबकि बात कर लेते मगध की पहली राजधानी क्या थी, तो मगध की पहली राजधानी थी गिरिब्रज। पहली राजधानी गिरिब्रज, दूसरी राजगृह और तीसरी पाटलिपुत्र। तीनों का क्रम आता है, आपको क्रम याद रखना है राजधानी मगध की। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। इसमें दिया गया महावीर तीर्थंकर नाम से जाने जाते थे या कौन से नंबर के थे, तो ये आपके 24वें नंबर के होंगे। आंसर जो होगा इसमें डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया गया है जैनों में दिगंबर और श्वेतांबर अलगाव कब हुआ, अर्थात ये कब अलग हुए थे, तो ये अलग हुए थे आपके चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है, तो जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर में कब बटा, तो ये याद रखना, पूछा गया है, तो पूछा आंसर क्या हो जाएगा, चतुर्थ शताब्दी में। जबकि ये भी पूछा गया था कि अभी पिछला प्रैक्टिस सेट किया था कि गौतम बुद्ध की जो पूजा प्रारंभ की थी वो किस शताब्दी में शुरू हुई थी। गौतम बुद्ध की जो पूजा हुई थी पहली शताब्दी में अब शुरू होती है। ठीक है, अर्थात हीनयान और महायान अलग हो जाते हैं। यहाँ क्या पूछा है, ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर कब अलग हो जाते हैं, तो कहना चतुर्थ शताब्दी में हो जाते हैं। उसके बाद अगर पूछा जाए किसके शासनकाल में होते, तो कहना चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हो जाते हैं। और जैन धर्म की दो समितियां होती हैं, दोनों को याद रखने पाव के नाम से किस नाम से, पाव के नाम से। ऐसा क्या पहली जैन धर्म की पहली समिति क्या होती है, पहली पाटलिपुत्र में होती है पा से, और वैसे बल्लभी गुजरात में होती है दूसरी। ठीक है, तो जैन धर्म की कितनी समितियां हुई थी, दो हुई थी, पहली पाटलिपुत्र में, दूसरी बल्लभी में। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 है, आसान क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कर्णक राजवंश का संस्थापक, तो कणकण में कौन थे, वासुदेव। तो वासुदेव क्या हो जाएगा, इनका संस्थापक हो जाएगा। जबकि राजधानी पूछी जाए तो पाटलिपुत्र राजधानी थी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया हमारा, इनमें से कौन सा एक शिलालेख लौह स्तंभ पर पाया गया है, कौन सा शिलालेख है जो लौह स्तंभ पर पाया गया है, तो यह पाया गया है जो लौह पर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मेहरौली प्रशस्ति। ठीक है, शिलालेख ये किससे संबंधित है, अगर पूछा जाए मेहरौली तो ये बताना चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। किसे, चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित था। अगर पूछा जाए कहां पर है, तो सभी को पता है जहां पर कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार भी मेहरौली में अर्थात दिल्ली में स्थित है। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया है प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति लेख, प्रशस्ति का लेखक कौन था। ठीक है, तो लेखक कौन थे इसके, हरि सिंह। और हरि सिंह किसके दरबार में रहते थे, समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे, क्योंकि समुद्र कैसा है, हरा, तो समुद्र हरा हरि सिंह। ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या था, प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन थे, तो हरि सिंह थे। ठीक है, याद रखना, किसके दरबार में रहते थे, समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 जो हमारा दिया गया है, बादामी के चालुक्य का ऐतिहासिक महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत विक्रमचरित्र के लेखक कौन है, तो विक्रमचरित्र के लेखक कौन है, बिल्हड़। दोनों बह से शुरू है, विक्रमचरित्र तो कहना बिल्हड़, विक्रमचरित्र बिल्हड़ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39। 39 में दिया गया है कौन सा चालुक्य शहर, कौन सा चालुक्य शहर मंदिरों का शहर कहा गया, तो मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है, तो बताना, आई होल को मंदिरों का शहर कहा जाता है। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में देखा है भारत और पश्चिम एशिया में मानसून मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई है, भारत और पश्चिम एशिया में मानसून मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई है, तो ये की गई थी हिप्पाल्स द्वारा। ठीक है, भारत और पश्चिम एशिया में मानसून मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई है, हिप्पाल्स द्वारा की गई थी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 दिया गया है सातवाहनों की कार्यालय भाषा क्या थी। ठीक है, संस्कृत, प्राकृत, पाली और तेलुगु। सातवाहनों का
जो संस्थापक है कौन था? सातवाहनों का संस्थापक सिमुक था। ठीक है, याद रखना। लेकिन यहां क्या पूछा है? इनकी भाषा पूछिए जो कार्यालय, तो क्या थी भाषा? प्राकृत हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। जबकि सातवाहनों की राजधानी क्या थी? तो सातवाहनों की राजधानी थी प्रतिष्ठान। और ये किस लिए जाने जाते हैं? सातवाहन अपने शीशे के सिक्कों के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, और सातवाहन को उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच की कड़ी बोला गया है। ठीक है, याद रखना। किस वंश को उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच की कड़ी बोला गया है? तो कहना सातवाहन को बोला गया है। संस्थापक सिमुक, राजधानी प्रतिष्ठान, किस लिए जाने जाते हैं? शीशे के सिक्के के लिए। भाषा क्या थी? प्राकृत। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। किस पाल राजा ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा बनाया गया है? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाया गया है धर्मपाल द्वारा। ठीक है, धर्मपाल द्वारा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, अगर होता ओदंतपुरी विश्वविद्यालय तो ओदंतपुरी हो जाता गोपाल द्वारा। ठीक है, लेकिन क्या है? विक्रमशिला, तो कहना धर्मपाल द्वारा। अगर होता नालंदा तो कुमारगुप्त हो जाता। ठीक है, तीनों विश्वविद्यालय याद रखने हैं। दोबारा बता देता हूं, क्वेश्चन पूछा गया विक्रमशिला विश्वविद्यालय तो कहना धर्मपाल द्वारा। उसके बाद होता नालंदा तो कुमारगुप्त द्वारा। होता ओदंतपुरी तो हो जाता गोपाल द्वारा। ठीक, याद रखना तीनों को। उसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 दिया गया है, प्रसिद्ध किस प्रतिहार राजा के दरबार में प्रसिद्ध कवि राजशेखर रहते थे? राजशेखर रहते थे, किसके दरबार में रहते थे? तो याद रखना महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। और राजशेखर की प्रसिद्धि का कारण पूछा जाए तो कहना काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? तो कहना राजशेखर। किसके दरबार में रहते थे? महेंद्रपाल। किस धर्म से संबंधित था? तो कहना धर्मयाधारा। किससे संबंधित था? तो प्रतिहार राजा था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 दिया गया है, किस राजपूत राजा ने एलोरा से मान्यखेत अपनी राजधानी बदली? ठीक है, किस राजा ने एलोरा से मान्यखेत अपनी राजधानी बदली थी? तो ये बदली गई थी आपकी अमोघवर्ष प्रथम द्वारा। ठीक है, याद रखना। उसके बाद एलोरा की जो गुफा है, याद रखना कितने धर्मों के? 3 धर्मों की गुफा है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। इसमें दिया गया है, बीजापुर की गोल गुंबद संसार की दूसरी सबसे बड़ा प्रसिद्ध गुंबद है और बातचीत का गलियारा किसने बनवाया था? ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछा बीजापुर का जो गोल गुंबद है जिसे संसार का दूसरा सबसे प्रसिद्ध गुंबद बताया गया है, किसके द्वारा बनवाया गया था? तो यह बनवाया गया था मोहम्मद आदिल शाह द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर पूछा जाए मोहम्मद आदिल शाह किस वंश के रहने वाले थे? तो कहना ये शाही वंश के थे। ठीक है, शाही वंश के मोहम्मद आदिल शाह थे जिनके द्वारा बीजापुर का गोल गुंबज बनवाया गया था। ठीक, याद रखना। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 दिया गया है, किस भाषा में बाबर ने अपनी यादें तुजुके बाबरी लिखी है? ठीक है, तो तुजुके बाबरी कौन सी भाषा में? तुर्की भाषा में। ठीक है, उसके बाद देखो मुगल काल में जितनी भी भाषाएं, सब जितनी भी हमारी पुस्तकें लिखी गई सब फारसी भाषा में लिखी गई है। लेकिन ये जो है आपकी तुजुके बाबरी कौन सी भाषा में लिखी गई है? तुर्की भाषा में लिखी गई है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में दिया गया है, मेवाड़ के महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी के युद्ध में किसने मुगल सेना का नेतृत्व किया था? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 में। किस किस के बीच? तो कहना महाराणा प्रताप और राजा मानसिंह द्वारा हुआ था। ठीक है, तो हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच हुआ? महाराणा प्रताप और राजा मानसिंह। कब हुआ था? 1576। राजा मानसिंह किसकी ओर से लड़े थे? तो ये लड़े थे अकबर की ओर से। किसकी ओर से लड़े थे? अकबर की ओर से लड़े थे। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 दिया, इसमें से कौन सा मुगल
पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर मर गया, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह जिंदगी से भी गिरा और औंधे मुंह गिरकर जिंदगी से चला गया। इसका मतलब यह है कि वह जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है। तो कौन व्यक्ति है? ये हमारा हुमायूं है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। सीढ़ी पूछी जाती है, कौन सी सीढ़ी? तो कहना तीन पन्ना नामक पुस्तकालय से गिरकर मरा था हुमायूं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं जो दिया गया है। संसार प्रसिद्ध मोर सिंहासन या मयूर सिंहासन किस मुगल इमारत में रखा था? अर्थात आज भी रखा हुआ है मयूर सिंहासन, कहां रखा हुआ है यह क्वेश्चन पूछा गया है। मयूर सिंहासन किसके द्वारा बनाया गया था? तो यह बनाया गया था शाहजहां द्वारा, जबकि इस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला था। ठीक है, तो मयूर सिंहासन पर पहले बैठने वाला कौन है और अंतिम है, दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन वर्तमान में आज कहां रखा हुआ है? तो ये याद रखना, दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में रखा गया है। ठीक है, याद रखना, क्योंकि इस पे जो आपका हीरा लगा हुआ था वो तो चला जाता है और वर्तमान में कहा है? वो ब्रिटेन में महारानी के पास है। ठीक है, और तब से जो हमारा बचा हुआ सिंहासन है वो कहां रखा? दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। भारत में पुर्तगाली का प्रथम राजधानी कौन सी थी? या भारत में पुर्तगालियों की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो पहली राजधानी कोच्चि थी। पूछा जाए कब बनाई गई थी कोच्चि राजधानी? तो 1502 में बनाई गई थी। उसके बाद पूछा जाए दूसरी राजधानी क्या थी? तो दूसरी राजधानी उनकी गोवा थी। कब बनाई गई थी? तो याद रखना 1510 में बनाई गई थी। और पूछा जाए किसके द्वारा बनाई गई थी? तो अल्बुकर्क द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, ये चीजें हैं आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं गिव अवे की। गिव अवे के लिए आपको जो बताना है कि जो हमारा वास्को डी गामा था ये 3 बार आया था, तो ये आपको बताना है कि भारत में पुर्तगालियों का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। क्वेश्चन है गिव अवे आपका, भारत में पुर्तगालियों का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था और कब था? मतलब लास्ट की डेट बतानी है, कब था। क्या आपके लिए गिव अवे। उसके बाद मिलते हैं एक और वीडियो में।